औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब जो है मिलजुल कर रहना। तो द ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल इन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, जिसके ज़रिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बॉडी के तमाम फंक्शंस जो हैं वो आपस में एक ख़ास तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परफॉर्म होते हैं। उसमें जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कुछ कॉमन करैक्टर्स शो करते हैं और कुछ जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट जो उसमें करैक्टर है वो है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो है वो क्या चीज़ है, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल ऐसा फैक्टर जिसके नतीजे में ऑर्गेनिज़म एक ख़ास रिस्पॉन्स शो करता है। ये एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर जो है वो मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर और ऑर्गेनिज़्मल लेवल पर एक्ट कर सकता है। दो एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो है वो उनको कोऑर्डिनेटेड किया जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो एनिमल जो है या ऑर्गेनिज़म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी है एनिमल या प्लांट की एक्टिविटीज़ में, ताकि वो सर्वाइव कर सके। फंक्शंस जो हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन विच लीड्स टू अ बिहेवियर और रिस्पॉन्स और लाइफ। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होता है। प्लांट्स जो हैं वो मोर पोजेसिव या पैसिव होते हैं, वो मुतहरिक होते हैं, जहाँ उगते हैं वहीं सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं। एनिमल्स कुछ जो हैं वो पैसिव होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो एक्टिव ऑर्गेनिज़म होते हैं। वो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स शो करते हैं। प्लांट्स आर सीसाइल वाइल एनिमल्स आर मोटाइल। प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपनी जगह तब्दील करते हैं। मच ऑफ द प्लांट बिहेवियर डिपेंड ऑन वेरिएशन इन ग्रोथ रेट्स और चेंजेस इन द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। प्लांट्स का जो बिहेवियर है वो ज़्यादातर ग्रोथ के कम या ज़्यादा होना या उनके सेल्स का टर्जिड होने पर डिपेंड करता है। एनिमल बिहेवियर जो है वो मसल की कंट्रैक्शन और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड पर डिपेंड करता है। प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो स्पीड होती है, जबकि एनिमल का जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट स्पीड होती है। फॉर फास्ट रिस्पॉन्स रैपिड मूवमेंट एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड टिश्यूज़ लाइक मसल्स, जिससे वो मूव करते हैं। सिमिलरली हार्मोन एंड नर्वस सिस्टम होता है जो कि फास्ट स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स के लिए ज़िम्मेदार होता है। प्लांट्स में जो है कंट्रोल मोस्टली प्लांट हार्मोन से होता है। एनिमल में जो है वो कंट्रोल हार्मोन से भी होता है और नर्वस सिस्टम से भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो प्लांट्स में जो है कोऑर्डिनेशन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन्स होता है। प्लांट्स में जो है हार्मोन्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेशन में। देयरफॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ग्रोथ टू फ्रूट प्रोडक्शन एंड राइपनिंग एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। तो पौधों के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ पौधे के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक, फ्रूट के बनने तक और उसके पकने का सब प्रोसेस जो है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है वो यूजुअली इमीडिएट नहीं होती, बल्कि ये स्लोली सिक्रीट होते रहते हैं। और हार्मोन जो है जब सिंथेसाइज्ड हो जाता है तो उसके बाद भी उसके रिलीज़ होने तक काफ़ी डिस्टेंस रहता है टाइम इंटरवल का, यानी कि बनने के बाद वो पौधा स्टोर कर लेता है, जब ज़रूरत होती है तो फिर वो उसको रिलीज़ करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है और अपना फंक्शन करता है। तो बिकॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्लांट मूवमेंट द डिले इन हार्मोन कंट्रोल इज़ इनसिग्निफिकेंट।
दूसरा है कि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को दो तरह से, एक ये कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ज़रिए, और दूसरा अपनी बॉडी फंक्शंस को हार्मोन के ज़रिए कंट्रोल करके। यानी स्टिमुलाई के नतीजे में पौधे दो तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, एक तो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, कम या ज़्यादा करके करते हैं, और दूसरा जो है वो अपनी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स के ज़रिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो काम है पौधों का वो है प्लांट मूवमेंट्स। पौधे जो हैं वो लोकोमोशन जो है वो शो नहीं करते, यानी अपनी पूरी जगह तो तब्दील नहीं करते, लेकिन जो है अपनी जो है प्लांट के ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ ना कुछ मूवमेंट्स शो करते हैं, और वो पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये जो प्लांट मूवमेंट्स हैं ये पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। मेनली इनकी दो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो ये चैप्टर नंबर 16 में आप पढ़ चुके हैं डिटेल से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ इन प्लांट्स इन स्ट्रेस टू इन्वायरमेंट। तो प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो अक्सर होता है और उसके पौधे में रिज़ल्ट में पौधा जो है वो जो रिस्पांस शो करता है उसको हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। तमाम पौधे जो हैं, तमाम प्लांट्स जो हैं, उनको वाटर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो अपने इन्वायरमेंट से ऑप्टिमल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हासिल करते हैं। तो एब्सेंस और शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनी ऑफ दीज फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पैदा करता है पौधे पर। यानी कोई भी फैक्टर जो कम होगा ज़रूरत से या ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो पौधे के ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम या स्ट्रेस पैदा करेगा, और इसके नतीजे में हेल्थ और सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। यानी पौधे का सर्वाइवल और हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे। इसको हम 2-3 एग्जांपल से देखते हैं कि नंबर 1 एग्जांपल जो है कि अगर लाइट एब्सेंस होगी, लाइट की एब्सेंस होगी तो इटियोलेशन पैदा होगी। इटियोलेशन में क्या होता है कि अगर पौधों को हम लाइट के बगैर ग्रो करें तो वो एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाते हैं, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं बनता और उनको हम कहते हैं इटियोलेटेड प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इटियोलेशन का, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। दूसरा जो है कि शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगर पौधों को मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह ना मिले तो उसके नतीजे में क्लोरोसिस होती है। क्लोरोसिस का मतलब है कि उनके पत्ते येलो हो जाते हैं और उसमें सफिशेंट अमाउंट में क्लोरोफिल पैदा नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद कर लेना। और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में कम हो जाते हैं तो फिर क्लोरोसिस या पत्तों का येलो होना शुरू हो जाता है, पौधे को खुराक नहीं मिलती और वो वीक हो जाते हैं, और इसके नतीजे में पौधे की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो या ना हो तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाती है और उसके बजाय फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में नेट प्रोडक्टिविटी जो पौधे की है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एक और रिस्पांस जो है पौधों का वो है प्लांट रिस्पांस टू डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म। पौधों के अंदर जो है मोस्टली जो डिजीज़ पैदा होती हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और लाइकन्स पैदा करते हैं। इनके नतीजे में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो शो करते हैं डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसकी चंद एग्जांपल हम देखते हैं। तो पहली जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी है जो डिजीज़ काजिंग के नतीजे में पैदा होती है वो है कैलसिस। कैलसिस जो हैं वो एक किस्म के एमॉर्फस मटेरियल के उभार होते हैं जो कि प्लांट्स को उस वक्त पैदा करते हैं जब उन्हें वाउंड किया जाता है, काटा जाता है, तो वहाँ पर उभार बेतरतीब किस्म के अमॉर्फस मटेरियल के पैदा हो जाते हैं जो कि पोरली डिफरेंशिएटेड होते हैं। उनके सेल जो हैं वो ख़ास फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते, सिर्फ वो कट वाली जगह को कवर करते हैं।
दूसरी जो डिज़ीज़ है जो फंजाई के रिस्पॉन्स में पैदा होती है वो प्लांट कैंकर्स हैं। प्लांट कैंकर जैसे कि सामने की डायग्राम में दिखाया गया है, ये पैदा होते हैं अगर पौधे के ऊपर फंजाई का अटैक हो जाए। तो कैंकर जो है वो एरिया ऑफ नेक्रोसिस ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू होता है, जिसके बाहर जो है वो कैलस की लेयर के टिश्यूज़ होते हैं और वो फंजाई को पौधे के अंदर दाखिल होने से और नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है गाल्स। गाल्स जो हैं ये पौधे के ऊपर जो है उभार या आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि पैरासाइट्स के अटैक के नतीजे में रिएक्शन में पौधा पैदा करता है। उसके बाद प्लांट ट्यूमर्स हैं, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ गाल्स हैं जो कि ट्यूमर्स कहलाते हैं और ये उस वक्त पैदा होते हैं जब बैक्टीरिया पौधे पर अटैक करते हैं। ये भी इनमें जो सेल हैं वो भी लेस डिफ्रेंशिएट होते हैं बानिस्बत अदर टाइप्स ऑफ गाल्स के। प्लांट ट्यूमर्स और कैंकर्स जो हैं वो पूरे पौधे के ऊपर फैल सकते हैं एज अमॉर्फस इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड सर्काडियन रिदम्स। बायोलॉजिकल क्लॉक्स और सर्काडियन रिदम्स जो हैं ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बिहेवियर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद अकर करती हैं, यानी कि बिहेवियर एक्टिविटीज़ अकर एट रेगुलर इंटरवल्स विच आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक्स और बायोलॉजिकल रिदम्स और बायो रिदम्स। यानी कि हर पौधा जो है या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक ख़ास वक्फे के बाद एक ही किस्म की एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और ये उसके अंदर जो है वो नेचर ने क्लॉक सेट किया होता है। क्लॉक जो है वो दो तरह के होते हैं जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं। एक 24 आवर्स का क्लॉक है जो कि सर्कैडियन क्लॉक कहलाता है और इसके नतीजे में जो रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ शो होती हैं वो सर्कैडियन रिदम्स कहलाती हैं। दूसरा जो है वो 1 साल का या 365 डेज़ का क्लॉक होता है जिसे सर्कैनुअल रिदम्स कहते हैं और ये पूरे साल के बाद जो एक्टिविटीज़ रिपीट होती हैं इसको सर्कैनुअल रिदम्स कहा जाता है। कहता है कि ये बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हैं क्लॉक्स जो हैं ये कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। ये दो तरह के जो हैं वो स्टिमुलाई से कंट्रोल होते हैं। एक एक्सोजीनस स्टिमुलाई, कुछ बायोरिदम्स जो हैं वो चेंजेस इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सोजीनस स्टिमुलाई में चेंजेस की वजह से कंट्रोल होते हैं। कुछ जो हैं बायोरिदम्स वो एंडोजीनस स्टिमुलाई की वजह से होते हैं और कुछ जो हैं वो एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों के मिलने से बनते हैं, जिसे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म कहते हैं। Normally the internal rhythm works in synchronicity with the exogenous time period 24 hours or 365 day period. The organism behavior जो है वो develop करता है on the basis of these two rhythms. Many organisms maintain internal clock. The basic period of the clock is innate. तो जो क्लॉक है मैनी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो इनेट होता है, यानी कि वो अंदरूनी तौर पर कंट्रोल्ड होता है या उसके अंदर ब्रेन के अंदर फीड किया हुआ होता है। बाय दिस क्लॉक दे कैन प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर द पीरियोडिक चेंजेस दैट आर साइक्लिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल डेज, टाइम्स एंड सीजन वगैरह। दिन और रात को रिस्पॉन्स करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लाइट और डार्क पीरियड को रिस्पॉन्स करते हैं और सीजन्स को रिस्पॉन्स करते हैं। Rhythms are in one's genes, but the environment influence the rhythms to some extent. माहौल और टेम्परेचर और लाइट और डार्कनेस पीरियड जो है वो रिदम्स को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली ये उनके ब्रेन में या जीन्स में मौजूद होता है। Therefore, the timing of behavior is due to the combination of facts of rhythmical internal processes and the time events of the environment. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बिहेवियर शो करता है वो दोनों के मिलने से बनता है। एक तो उसका इंटरनल जो क्लॉक है बायोलॉजिकल कंट्रोल जो उसके अंदर मौजूद है, और दूसरा बाहर इन्वायरमेंट का कंडीशंस कैसी हैं। डेली रिदम्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अर्वन बनिंग जो कि एक साइंटिस्ट था, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी में काम कर रहा था, उसने देखा कि फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को अगर
15 जनरेशन्स तक भी कांस्टेंट कंडीशंस दी जाएं, फिर भी उसके अंदर जो डायर्नल 24 रिदम है इंसेक्ट का वो एलिमिनेट नहीं होता। तो बायो रिदम्स जो हैं वो एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। अब हम देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल होता है पौधे के ऊपर। तो प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो फाइटो हार्मोन्स जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्पेसिफिक इफेक्ट करता है ऑन प्लांट ग्रोथ पर और जो रिस्पांस पैदा करता है वेरी लो कंसंट्रेशन में, यानी प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो बहुत लो कंसंट्रेशन में अपना काम करते हैं। फाइटो हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, किस तरह से कि वो सेल डिवीजन को की तादाद को बढ़ाते हैं या सेल डिवीजन का रेट इंक्रीज़ करते हैं या फिर सेल एलोंगेशन को इंक्रीज़ करते हैं। सम प्लांट हार्मोन जैसे कि एब्सिसिक एसिड और इंसुलिन जो हैं वो डेवलपमेंटल प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं। फाइटो हार्मोन्स जो हैं प्लांट्स में बहुत सारे वेरियस स्टिमुलस के नतीजे में रिस्पांस पैदा करते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले ऑक्सन है, फिर जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड और ईथीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सन जिसका केमिकल नेम है इंडोल एस्टिक एसिड और उसे हम शॉर्ट तौर पे IAA कहते हैं या उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ये जो है वो शूट की एपेक्स में सिंथेसाइज होता है, बनता है और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इसके क्या क्या फंक्शन हैं वो हम अब देखते हैं। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है स्टेम ग्रोथ। इन द स्टेम ऑक्सन प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट। स्टेम के अंदर ऑक्सन जो हैं वो सेल को लंबा करने का काम करते हैं जस्ट बिहाइंड द एपेक्स। प्राइमरी ग्रोथ में एपेक्स के फ़ौरन बाद वाले हिस्से में सेल की इनलार्जमेंट होती है और इसको ऑक्सन कंट्रोल करता है। इसी तरह जो है ऑक्सन वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है सेकेंडरी कैम्बियम में और सेकेंडरी ग्रोथ का बायस बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? इसमें पौधा जो है वो मोटाई के या गिर्द के रुख पर बढ़ता है। उसके बाद रूट ग्रोथ में भी ऑक्सन का इम्पोर्टेंट रोल है। जब ये लो कंसंट्रेशन में होता है तो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन जब ये हाई कंसंट्रेशन में होता है कि तो रूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसी तरह से जो कटिंग्स और कैलिसेस होते हैं जिनसे नए पौधे बनाने होते हैं, उनके ऊपर अगर ऑक्सन स्प्रे किया जाए तो ये वहाँ पर भी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। फिर है बड इनिशिएशन। ये बड की इनिशिएशन या स्टार्ट को प्रमोट करता है, यानी कि वो पौधे जो कि जिसमें नए पत्ते और नए फूल बनना शुरू हो रहे होते हैं उनमें ये इस चीज़ को इंक्रीज़ करता है कि नए पत्ते बने और नए ब्रांचेस और नए फूल डेवलप हों। लेकिन बाज़ औक़ात ये साइटोकाइनेन के ऑपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है और इनहिबिटरी इफ़ेक्ट शो करता है। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस है। तो ये ऑक्सन जो है ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और सम ऑफ द लेटरल बर्ड्स को की ग्रोथ को इनहिबिट करके जो मेन टर्मिनल बर्ड है उसको की ग्रोथ को प्रमोट करता है और इस प्रोसेस को एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें पौधे की एक मेन ब्रांच जो है वो तेज़ी से बढ़ती है और साइड वाली ब्रांचेस तेज़ी से नहीं बढ़ती। फिर है फ्रूट ग्रोथ। ऑक्सन जो है वो फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी का फ्रूट में चेंज हो जाना। तो इसी तरह से ये एब्सिशन या पत्तों के और फ्रूट के गिरने को रोकता है। तो ये इनहिबिट करता है एब्सिशन को। एब्सिशन क्या होती है? पत्तों का, फ्रूट का और फ्लावर का गिर जाना। तो ये उस चीज़ को रोकता है। फिर डिले इन लीफ सीनेसेंस है। ऑक्सन जो है वो लीफ की सीनेसेंस को, एजिंग को रोकता है, यानी पत्तों को मुरझाकर ब्राउन होकर गिरने से रोकता है। फिर है एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सन। इंडोल एस्टिक एसिड की डिस्कवरी के बहुत सारे ऑक्सन जो थे वो केमिकली फैक्ट्रीज़ में बनना शुरू हो गए। उसमें जो है वो बहुत सारे इकोनॉमिकल हैं, IASF जो कि
प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट, वैसे ही जैसे इंडोल एसिटिक एसिड पैदा करता है। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वो सस्ते हैं, इकोनॉमिकल हैं और मोर एक्टिव हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो उनके अंदर नेसेसरी एंजाइम नहीं होते उनको ब्रेक करने के और उनके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करने के। तो हम कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स के नाम और उनके यूजेस देखते हैं, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का नाम है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपेनोइक एसिड। ये स्टिमुलेट करता है फ्रूटिंग को, हेल्प करता है नेचुरल फ्रूट सेट में, समटाइम जो है फ्रूट सेटिंग में हेल्प करता है जबकि पोलिनेशन ना हो। तो पार्थिनोकार्पी या एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन में ये जो है ऑक्सीजन का स्प्रे NaA का स्प्रे जो है फ्रूट बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो है 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सिलेक्टिव वीड किलर है। वीड क्या होती है? वो तमाम जड़ी बूटियाँ, वो तमाम पौधे जो खुद ब खुद ज़रूरत वाले ज़रूरी पौधों के दरमियान में उगाते हैं और उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारी वीड्स जो हैं इनको किल करने के लिए जो है वो 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ वो उन पौधों को किल करता है, उन जड़ी बूटियों को जो ब्रॉड लीफ्ड स्पीशीज़ होती हैं, यूज्ड इन सीरियल क्रॉप्स एंड लॉन्स टू एलिमिनेट वीड्स। दूसरा 2,4-D का काम है कि ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो को इनहिबिट करता है, रोकता है, यानी पोटैटो जिन्हें हमने स्टोर किया होता है उनको ख़राब होने से बचाता है। तीसरा इसका काम है कि ये प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, रिटार्ड एब्सिशन, यानी फ्रूट को कच्चा गिरने से रोकता है। अब हम देखते हैं कि जिबरेलिन्स क्या होते हैं और उनका क्या काम है। तो ये जो हैं जिबरेलिन्स ये कमर्शियली पैदा किए जाते हैं फंगल कल्चर से। इनके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला इनका फंक्शन है सेल डिवीजन एंड इनलार्जमेंट। ये प्रोमोट करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल की इनलार्जमेंट को। इसी तरह से ये एपिकल मेरिस्टेम में प्राइमरी ग्रोथ में सेल की डिवीजन को प्रोमोट करते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं। इसी तरह ये बोल्टिंग पैदा करते हैं सीधा ऊपर की तरफ उगने को। इससे तो रोजिड्स प्लांट्स जो झाड़ी की तरह ज़मीन पर फैले हुए होते हैं उनमें बोल्टिंग या सीधा आम पौधों की तरह उगने को प्रमोट करते हैं। इसी तरह बड इनिशिएशन करते हैं क्राइसेंथेमम कैलस में। अगर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाए तो उनके अंदर जो है वो बर्ड्स या शूट्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कैलस क्या होता है? कैलस जो है वो सेल्स का एक ऐसा मैस होता है जिसकी में सेल की डिवीजन अभी शुरू नहीं होती। तो सेल के ऐसे मैस को अगर ये जिब्रेलिन से स्प्रे कर दिया जाए तो उसमें बड जो है वो बनना, शूट बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ये लीफ की ग्रोथ को प्रोमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोमोट करता है। इसी तरह से ये बड और सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। बड और सीड की डॉर्मेंसी क्या होती है? बड और सीड की डॉर्मेंसी ये होती है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ऐसी कंडीशन जो पौधे की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती, तो उस वक्त पौधा जो है वो अपनी बड्स और सीड को उगने से या जर्मिनेट होने से रोक देता है। तो उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो उस वक्त जिब्रेलिन्स पैदा होते हैं और वो बड और सीड में ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फिर लॉन्ग डे प्लांट्स में जो है ये जिब्रेलिन्स जो हैं वो रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट का फंक्शन करते हैं। तो प्रोमोट करते हैं फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट्स में और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिन्हें ज़्यादा रोशनी का टाइम चाहिए होता है और शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें कम रोशनी का टाइम चाहिए होता है। फिर है डिले इन लीफ सेनेसेंस। ये जो है लीफ सेनेसेंस को या पत्तों के गिरने को रोकते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर। फिर है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स। कुछ जो हैं जिब्रेलिन जो हैं वो कमर्शियली पैदा किए गए हैं
और ये फ्रूट ग्रोथ पैदा करते हैं, जैसे कि टैंगरीन्स में और पियर्स में ये फ्रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। इसी तरह से ये सीडलेस ग्रेप्स पैदा करने में, पार्थिनोकार्पी में हेल्प करते हैं। फिर जो है ये बेरी के साइज़ को बढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं। और फिर ये माल्टिंग में या बीवरिंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो है ये राइपनिंग और फ्रूट के में भी डिले करते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टोरेज लाइफ ऑफ बनाना और ग्रेप फ्रूट इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस जो हैं ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन सेल डिवीजन को इंक्रीज़ करना होता है। तो दूसरा जो फंक्शन है ये स्टेम ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है सेल डिवीजन करने से एपिकल मेरिस्टेम में। एपिकल मेरिस्टेम वो हिस्सा होता है पत्ते का जहाँ से रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में ये एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन इंक्रीज़ करता है और सेकेंडरी ग्रोथ में ये कैम्बियम में सेल डिवीजन इंक्रीज़ करता है। इसी तरह ये रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है और लेटरल रूट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। फिर लीफ और बड की ग्रोथ को प्रोमोट करता है और लेटरल बड की ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है। फिर लीफ ग्रोथ को जो है वो भी बढ़ाता है और ये डिले लीफ सेनेसेंस या पत्तों के गिरने को डिले भी करता है। फिर फ्रूट ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और पार्थिनोकार्पी भी पैदा करता है। फिर ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है और स्टोमेटा को ओपन करने में भी हेल्प करता है। इसकी जो है कमर्शियल एप्लीकेशन या कमर्शियली हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये एजिंग या पौधों के फ्रेश लीफ क्रॉप्स को जो है वो डिले होने से रोकता है। जैसे कि कैबेज और लेट्स के ऊपर अगर हम इसको स्प्रे कर दें तो वो देर से ख़राब होते हैं। इसी तरह से जो है फ्लावर्स को फ्रेश रखने के लिए भी इसका स्प्रे करता है। इसी तरह से जो है वो कुछ सीड्स की जो डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है। एब्सिसिक एसिड जो है वो भी फाइटो हार्मोन है जो कि इनहिबिटरी इफ़ेक्ट रखता है ग्रोथ पर और डेवलपमेंट ऑफ मैनी स्पीशीज़ पर। इसका केमिकल फार्मूला है C15H20O4। इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले ये है ग्रोथ इनहिबिटर है और ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोकता है, स्पेशली जो है जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, यानी पौधे को किसी किस्म की पानी की कमी का सामना हो, जैसे ड्रॉट में या वाटर लॉगिंग पानी का बहुत ज़्यादा होने में, तो उस वक्त ये स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोकता है। इसी तरह से ये बड और सीड की डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में बड और सीड्स को उगने से रोकता है। फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में वो पौधे जिन्हें कम रोशनी चाहिए होती है उनमें फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करता है और लॉन्ग डे प्लांट्स में जो है वो फ्लावरिंग को रोकता है, यानी कि ये जिब्रेलिन के एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट काम करता है। इसी तरह स्नेसेंस और एब्सिशन पैदा करता है, लीफ की स्नेसेंस को और एब्सिशन को गिरने को और ख़राब होने को बढ़ाता है और पत्तों के और फ्रूट के और फ्लावर के गिरने को रोकता है, गिरने को बढ़ाता है। तो स्नेसेंस और एब्सिशन क्या होती है कि कंट्रोल्ड शेडिंग ऑफ अ पार्ट सच एज लीफ, फ्रूट और फ्लावर बाय अ प्लांट इज़ कॉल्ड एज एब्सिशन। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये एब्सिशन को बढ़ाता है। फिर ये स्टोमेटा को क्लोज़ करता है, जबकि वाटर की स्ट्रेस हो यानी पानी की कमी हो तो उस वक्त ये स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है ताकि पौधा जो है वो विल्ट ना हो, ख़राब ना हो। तो इसका एब्सिसिक एसिड का जो कमर्शियल इस्तेमाल है तो ये क्रॉप कर फ्रूट्स को ड्रॉप करने के लिए या फ्रूट के गिरने को रेगुलेट करने के लिए स्प्रे किया जाता है जबकि सीज़न का एंड हो जाता है। दिस रिमूव्स द नीड ऑफ पिकिंग फ्रूट्स इन लार्ज टाइम स्पैन।
अब हम देखते हैं कि इथीन या इथिलीन C2H4 का क्या फंक्शन है। ये जो है ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में पैदा होता है बहुत सारे प्लांट्स में, और ये फाइटो हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है। इसका फंक्शन जो है वो बिल्कुल एब्सिसिक एसिड की तरह से होता है। ये ग्रोथ इनहिबिशन करता है, स्टेम और रूट की ग्रोथ को रोकता है जबकि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो। दूसरा, ये बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, फ्लावरिंग और फ्रूट की राइपनिंग करता है। ये प्रोमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और प्रोमोट करता है फ्रूट राइपनिंग या फल के पकने को। इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस जो हैं ये फ्लावरिंग पैदा करता है। पाइनएप्पल्स में इसको स्प्रे किया जाए तो फूल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से टोमेटो और सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर अगर इसे स्प्रे किया जाए तो वो पकना शुरू हो जाते हैं। और कमर्शियली कंपाउंड एथफोन जो है वो जब स्प्रे किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन होकर इथीन पैदा करता है, और ये जो है रबर प्लांट्स में अप्लाई किया जाता है ताकि फ्लो ऑफ लेटेक्स को स्टिमुलेट किया जा सके या रबर प्लांट में से रबर के निकालने को बढ़ाया जा सके। लास्ट में ये MCQs हैं जो कि इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और पिछले बोर्ड पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन सारे MCQs को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और तैयार कर लेना है पेपर के लिए।